यस, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, कल हमने 56 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन किया था और एक डाउट और बचा था 60। अच्छा, इसमें जो है ना, आप ये जो बी ऑप्शन है इसकी जगह 1.25 कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मैक्सिमम बुक्स में गलत, मैक्सिमम क्या सारी बुक्स में गलत आंसर दिया हुआ है इसका। ठीक है, उसमें उन्होंने कैलकुलेशन गलती कर रखी है, तो ये बी आंसर होगा वहाँ पे। तो इस बी की जगह 3.175 की जगह 1.25 कर लेता। ये सबने गलत किया, मतलब सारी बुक्स में गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि सर आंसर नहीं आ रहा था हमारा, 1.25 एम्पियर ही है। ठीक है ना, सब बुक्स में गलत दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है। 60th क्वेश्चन भी डाउट पूछा था, 60th भी था ना किसी? ठीक है, 60th देख लो क्या है। इन अ सर्किट शोन इन द फिगर, ये सर्किट दिया हुआ है, पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन स्विच इज ओपन। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि ये जो है अर्थिंग कर रखी है। अर्थिंग हमेशा क्या होता है, 0 वोल्ट पे होती है। ठीक है, तो अर्थिंग हमेशा 0 वोल्ट पे होगी। अब देखो, ध्यान देना, ये है 36 वोल्ट पे और ये है 0 वोल्ट पे। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को हटा के यहाँ पे ऐसे एक बैटरी लगा दो। ये काम कर सकते हो आप हर सर्किट में, अगर कहीं दिख जाए तो कर सकते हो आप। ठीक है, 36 वोल्ट की बैटरी लगा देना बस, और कुछ नहीं। इसका मतलब वही तो हुआ, अगर देखोगे तो ढंग से देखोगे तो यही है। ठीक है ना, तो सर्किट जो है ना, अगर आप इसे सीधा बनाते हो तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, ऐसा हो गया सर्किट। ये हो गया 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 3 ओम। और ये स्विच शुरू शुरू में क्या है, ओपन है। अब जैसे ही आपने देखा ओपन है, तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि जो करंट है वो कैसे जाएगा, ऐसे होता हुआ ऐसे निकलेगा, ऊपर से चले जाएगा I1, नीचे से जाएगा I2। I1 को इधर से कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो सारा I1 ऐसे निकल जाएगा, वैसे ही सारा I2 ऐसे निकल जाएगा। इसे सॉल्व करना तो बहुत इजी है। ऊपर वाले जो दोनों रेजिस्टर्स है वो कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, यानी कि 3 + 6 9 हो गया। और वैसे ही नीचे वाले 3 + 6 वो भी सीरीज में लगे हुए, तो क्या हो गया, 9 हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 9/2। ठीक है, सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। 9/2 ओम, दैट इज 4.5 ओम। करंट निकाल लोगे, करंट आ जाएगा 36 divided by 9/2, which comes out to be 8 एम्पियर। हो गया बस। अब क्या करना है, यहाँ 36 वोल्ट है, ऊपर जो है और नीचे I1 और I2 वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उसे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है करंट को, 9 ओम, नीचे भी 9 ओम मिल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाएगा, 4 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हो कि बी पे पोटेंशियल कितना होगा, बताएगा कोई? अगर यहाँ पे 36 वोल्ट है और इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और ये 3 ओम का है, कौन मुझे बताएगा यहाँ कितना पोटेंशियल आएगा बी पे? 36 minus 4 into 12 into 3, that is 36 minus 12, 24 वोल्ट। ठीक है, वैसे ही आप नीचे कर सकते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे भी 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, 6 ओम रेजिस्टेंस है
तो ए पे पोटेंशियल आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, 36 minus 6 into 4, that comes out to be 12. तो वी ए माइनस वी बी आप बता सकते हो कितना आ जाएगा, 24, सॉरी नॉट 24, वी बी माइनस वी बी माइनस वी आ जाएगा 24 माइनस 12, दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट मेरे ख्याल से ऑप्शन में होना चाहिए। -12 है ना, ठीक है, तो -12 ले लो, क्योंकि यहाँ पे वी ए माइनस वी बी निकाल लिया होगा, -12 हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, क्या बोल रहा कि स्विच को जैसे ही ऑन कर दिया, करंट आपसे पूछा करंट थ्रू एस निकालो इफ स्विच इज क्लोज, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो तो इसे फिर से सर्किट में बनाना पड़ेगा बी पार्ट। तो जैसे ही स्विच को क्लोज किया, यानी कि ये एक वायर से कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो अब इससे पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कर लो, सॉल्व हो गया आपका काम। थ्री ओम, 6 ओम, 6 ओम, 3 ओम, यहाँ होगा 36 वोल्ट, यहाँ होगा 0 वोल्ट, कहाँ नहीं पता है, यहाँ नहीं पता है, यहाँ हो गया x मान लिया, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, यहाँ से आया I1, यहाँ से गया I2, यहाँ से गया I3, यहाँ से आया I4, यहाँ से गया I5। ठीक है, तो I1 आ जाएगा आपका I2 प्लस I3 और I3 प्लस I4 आ जाएगा I5। ठीक है, I3 को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। I3 को इक्वेट कर दिया फ्रॉम 1 and 2, I1, I2, I5 एंड I4 आप लिख सकते हो। I1 को आप क्या लिखोगे, 36 माइनस एक्स बाई 3। I2 को आप क्या लिखोगे, x बाई 6। x5 को I5 को क्या लिखोगे, x बाई 3 और I4 को लिखोगे 36 माइनस एक्स बाई 6। ये जरा सॉल्व करके बता दो मुझे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। एक बार x की वैल्यू पता चल गई तो आप करंट बता सकते हो कि कहाँ जाएगा। 6 एलसीएम आता है, ऊपर आ गया 72 माइनस 2x माइनस 3x, यहाँ पे भी 6 एलसीएम आ गया, 2x माइनस 36 प्लस 6 उड़ गया, 72 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 36 प्लस 3x, 8x इज इक्वल टू 108। तो 8x आता है आपका 108 बाई 8, कितना आ रहा है देखना जरा। 13.5 that is 27 by 2 वोल्ट। हो गया मेरा काम। यहां से आ रहा था I1 36 वोल्ट 27.5, 27 by 2 नॉट 5, और ये 3 ओम है। तो I1 आप बता सकते हो I1 कितना रहेगा, कितना फ्लो कर रहा होगा, 36 माइनस 27 by 2 by 3। वैसे यहां से कर रहा था आपका I2, तो I2 आपका आ जाएगा 27 by 2 by 6। कौन बताएगा I1 I2 कितना आ रहा है यहाँ पे। I1 आ रहा है 7.5, 72 minus 27 that is 45
बाई 2, ये गया 15 से, तो 15/2 आ गया। बहुत बढ़िया। और I2 आपका आया 27/6 इंटू 2, ये गया 2 से, ये गया 9 से, 9/4। कौन ज़्यादा है? आ कितना रहा था जंक्शन में? 7.5, गया कितना? 9.4, मतलब कम गया। I2 कम है I1 से, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, तो I3 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि I3 कितना होगा, तो फिर आप आंसर क्या करोगे? I1 माइनस I2, दैट इज 15/2 माइनस 9/4, 4 कॉमन आ गया, 21/4 एम्पियर ऊपर की तरफ। ट्वेंटी वन बाई फोर आना चाहिए। कुछ गलती की है क्या? देखना जरा मैंने, मुझे लग रहा है कहीं पे मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, क्योंकि देखो जरा क्या मिस्टेक है। ओहो, एक जगह मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। थोड़ी क्या, बहुत ही ज्यादा होगी। कैलकुलेशन करते समय ना ध्यान देना चाहिए। ये है मिस्टेक एक्चुअली, यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, दिख रहा है? यहाँ मिस्टेक हुई है एक्चुअली। यहाँ जैसे हमारा था 6, 2 से मल्टीप्लाई किया, 72 माइनस 2x माइनस x आएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब आ जाएगा। यहाँ जाएगा 2x माइनस 36 प्लस 6x, तो 6x इज इक्वल टू 108 आ रहा है। ठीक है, तो x कितना आ गया? 108/6। कितना आ रहा है देखना है? 18 वोल्ट, 18 आ रहा है ना, देखो जरा। अब आ जाएगा। तो 36 वोल्ट, यहाँ 18 वोल्ट, यहाँ है 0 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, और यहाँ से देखना पड़ेगा कहाँ जाएगा, तो आप निकाल लोगे आप। तो I1 आया मेरे ख्याल से 36 माइनस 18/3, दैट कम्स आउट टू बी 18/3, 6 एम्पियर। और I2 आया 18 माइनस 0/6, दैट कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर। तो आ रहा है 6 एम्पियर और जा रहा है 3, तो यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 एम्पियर आ रहा था, यहाँ गया 3, और यहाँ से जाएगा 3। यस, डाउट है कुछ? ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएगा 3 एम्पियर। मतलब क्या आंसर है? नीचे की तरफ मतलब ऐसे जाएगा, देखो ऐसे, B2A, ऐसे 3 एम्पियर फ्रॉम B2A, यानी कि डी ऑप्शन। यस, क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है?
नेक्स्ट सीट सॉल्व किए, उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? नहीं किए? चलो ठीक है, ठीक है। तो आज मैं आपको मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, जेई मेंस से रिलेटेड है। जेई मेंस प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं जो करवा रहा हूँ, ठीक है आज। और फिर वही पैटर्न है, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन से करवाऊंगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाले। फिर जो है कौन से हो जाएंगे? जो सेकंड पार्ट अभी मैंने कौन सा करवाया था कल, मतलब परसों ही क्लास में क्या करवाया था? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आ रखे हैं नीट और जेई मेंस में आ रखे हैं, ठीक है। तो ढंग से देखना, ठीक है। हो सके तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और करोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये 2018 में है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? A current of 1 ampere is flowing on the sides of equilateral triangle of side 4.5 10 raised to power -2, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बना देता हूं मैं। ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन तो दे नहीं रखी, तो कहीं पे भी ले लो। 1 एम्पियर ऐसे कर रहा है मान लीजिए, और इसकी साइड दे रखी है, कितनी है? 4.5 10 raised to power -2 मीटर, ठीक है। पूछा है कि बताओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है। देखो सेंटर यहाँ पे कहीं होता है, ठीक है। कौन मुझे बताएगा कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था ये कैसे करना है। इसको कितनी वायर्स में तोड़ लूं मैं? 3 वायर्स में, बहुत बढ़िया। 3 वायर्स में तोड़ लेते हैं। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ होगी? देख लो जरा, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। तो अगर आप इस वाली वायर की वजह से देखोगे तो अंदर है सेंटर पे, ठीक है। वैसे इस वायर की वजह से अंदर है, और इस वायर की वजह से भी अंदर है। तो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एक की वजह से निकालता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तीनों को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, एक, क्योंकि सीधी सी बात है पॉलीगन है। अगर ये रेक्टेंगल होता फिर निकालना पड़ता, ठीक है। पॉलीगन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एक की वजह से निकालो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। अब एक की वजह से तो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर निकाल लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ठीक है। और डायरेक्शन इसके अंदर है, एक की वजह से है, ठीक है ना। उसे 3 से इंटू कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, पहले सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। अच्छा, आर क्या होता है? आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये होगा, ये है आर आपको। कौन मुझे बताएगा ये कितना है? और ये है आपका फाई वन, और ये है फाई टू। तो फाई वन फाई टू तो आपको डायरेक्टली पता है कितना है? 60, डायरेक्टली पता चल गया है, ठीक है। आर निकालना है। अब सबसे दिक्कत वाली बात यही है, आर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है क्वेश्चन। √3r/8। देखो फिर से देखो,
फिर से देखो एक बार कैलकुलेट करके, कौन मुझे बताएगा ये कितना होगा? मीडियन की लेंथ कितनी होगी? मीडियन की लेंथ बताएगा कोई? ये ए है, ये हो जाएगा a/2। मीडियन की लेंथ आप निकाल सकते हो, √3/4। अगर मैं इसे x मान लूं तो पाइथागोरस से निकल जाता है, x आता है √a² माइनस a²/4 which comes out to be √3a/2। वो वहां आ रहा है √3a/2। अच्छा √3a/4, ठीक है, √3a/2 आ गया। यहाँ पे कहीं जो है आपका सेंट्रॉइड है। आपको याद होगा सेंट्रॉइड इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक 2x, तो दैट कम्स आउट टू बी 3x। 3x है, चलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब ठीक है, इसे x मत लो, CE। सो मीडियन आ गया आपका √3a/2, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मीडियन को क्या करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये 2x हो गया, ये हो गया x, यानी 2x प्लस 3x, 2x प्लस x यानी कि 3x है √3a/2, यानी आपका जो x आ रहा है वो आ रहा है a/2√3। तो आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज EG। EG ही यहाँ पे क्या है? अगर आप देखोगे ये EG है, देखो, ठीक है, ये G पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये G है, और ये है, और ये E है, और ये G है। EG ही R है अगर आप देखोगे, ठीक है। तो EG बताओ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x है, ठीक है। तो x कितना आ गया? EG x ही है, और x कितना है? a/2√3। आप ये ना याद रखो, बेटर ये है, अगर आप याद रखोगे तो बढ़िया है। जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये वाला जो होता है, ये जो है, ये जो होती है लेंथ, वो होती है a/2√3, और 2x जो होता है वो होता है a/√3। ये याद ही रखना है, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? ये याद ही रखना है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई ए बी की वजह से सेंटर पे, वो आई μ0I/4 पाई r। अब r यहाँ पे क्या है? r है यही r है, ध्यान देना। r क्या हो जाएगा? a/2√3। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये आपका r है, ठीक है, यानी कि a/2√3 sin 60 प्लस sin 60, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो सारी, ठीक है। करंट भी दे रखा है और ए भी दे रखा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो क्या है, इंटू 3 कर देना, इंटू 3 करूंगा बाद में, ठीक है। तो V0/4 आया 10⁻⁻7। करंट है 1, ठीक है। ए है 4.5 इंटू 10⁻⁻2, और 2√3 ऊपर चले गया। साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो 10⁻⁻7, 4.5, 10⁻⁻2, जरा ये बताओ कितना आ रहा है? आई थिंक 6 आ रहा है, देखना जरा। 6। ठीक है, 60/45, 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। ये एक वायर की वजह से आया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी आ जाएगी? 3 से इंटू कर दो, 3 इंटू
60/45 10⁻⁻⁵ टेस्ला। जरा देखना कितना है, 4 into 10⁻⁻⁵ 4 into 10⁻⁻⁵ टेस्ला। ये थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्या मैं पूरी कैलकुलेशन करके बताता हूँ इसलिए, ठीक है। चलिए, तो 4 into 10⁻⁵ टेस्ला आ गया, ठीक है। टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है यूनिट पढ़ोगे। एक और यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो 10⁻⁻⁷ ही तो लिया है ना, देखो V0/4 10⁻⁻⁷ ही लिया है मैंने, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जो है ध्यान से समझना, जब भी इसको मैं आपको बता ही देता हूँ। ट्राइंगल हो गया, ज्यादा से ज्यादा जो पूछ सकते हैं वो बता देता हूँ। ट्राइंगल हो गया, फिर स्क्वायर पूछ लेते हैं, फिर कई बार हेक्सागन का पूछ लेता हूँ। ऑक्टागन तक कोई जाता नहीं है, क्योंकि फिर ऑक्टागन के लिए ना आपको एंगल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जैसे 5 1 5 2 यहाँ पे जो है 60 है, स्क्वायर में 45 45 हो जाएंगे, और हेक्सागन में 30 30 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये चीज। यस सर। अगर मैं इसी में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पूछ लेता तो आंसर क्या होता, बताएगा कोई? अगर मैं इसी में आपसे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पूछ लूं, बस यहां लिख रहा हूं बी पार्ट, अगर पूछ लूं मैं आपसे, पूछ लेता अगर कोई, किसी को याद है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या था करंट कैरिंग लूप का? फॉर्मूला याद है किसी को? पिछली क्लास में करवाया। एन आई ए, बहुत बढ़िया। एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो एक ही लेना है, ठीक है। एरिया, करंट है 1, एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/2 इसको। √3/2 होता है कि 4 होता है? 4। हाँ, a square that is 4.5 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये अब आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये खुद ही कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बताया आपको, ठीक है। ये आप खुद ही कैलकुलेट करोगे। बस आप मुझे और डायरेक्शन और बता दो बस। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया यूनिट। डायरेक्शन बताओ जरा, इस केस में डायरेक्शन क्या होगी? करंट अगर ऊपर से देखते हो तो कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ऊपर क्या जाएगा? साउथ। साउथ पोल। और नीचे से कोई देखेगा तो नॉर्थ पोल आएगा। तो यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहाँ होगा? प्लेन के नॉर्थ अंदर। टू साउथ। साउथ टू नॉर्थ, नॉट नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ यानी कि प्लेन के अंदर घुसेगा। देखो ऐसे, ऊपर है साउथ, नीचे है नॉर्थ, ऐसे जाएगा साउथ टू नॉर्थ, यानी प्लेन के अंदर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द प्लेन, ठीक है। या ऐसा बोल देता हूँ, इनसाइड द प्लेन बेटर, ये इनसाइड द प्लेन, डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन। पूछ ले, अगर कोई पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है। इसमें तो ठीक है, चलिए ये देखिए वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ है। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूंगा वैसे, लेकिन मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लेना, ठीक है। कहीं पे भी आ जाता है तो आपको डायरेक्ट आंसर जो है पता चल जाएगा इसका। आप खुद मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आंसर याद कर लो, तो क्या होना चाहिए सोचो। 0। ऑप्शन में देखो, 0, 0। ठीक है।
अगर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आंसर याद कर लो यानी कि 0 ही है, बाकी तो और कोई बचा नहीं है, बाकी तो मैं बना सकता हूँ ना अपना। 0 आंसर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है देखना जरा, क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट। देखो हुआ क्या कि ये वायर था, यहां से करंट आ रहा था ऐसे, यहां से गया ऐसे होता हुआ, ये एक वायर है और ये एक वायर है, यहां से गया, यहां से गया और यहां से ऐसे होता हुआ यहां से निकल गया। तो पूछा है कि बताओ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, ठीक है। पहले तो ये मुझे बताओ कि ये जो करंट आया है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऊपर और नीचे, ये कैसे निकाला जाए कि I1 I2 कितना आएगा। सबसे दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ I और वो स्प्लिट हो रहा है I1 I2 में, तो आपको I1 I2 I के टर्म्स में पहले निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताएगा कोई कि जो ऊपर वाला वायर है और नीचे वाला वायर है ये सेम मटेरियल से बना है, ये चीज समझ में आ रही है सभी को? यस सर। Until and unless it is not specified, ठीक है, आप यही मानोगे कि दोनों जो है सेम मटेरियल से बना है, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, बस क्या चीज अलग अलग है, तो रेडियस मतलब नहीं लेंथ। नहीं, लेंथ। तो अगर नीचे वाले की x लूं, ध्यान देना, नीचे वाले की x लूं तो ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी? 2πr - x। अरे रे रे, डायरेक्टली बताओ, अगर नीचे वाले की x बोलूं तो ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली बताओ ना। 3x। अरे भाई 3x, अगर नीचे वाले की x मान लूं तो ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी, ये हो गया x, ये हो गया x और ये हो गया x, ऐसे है। तो नीचे वाले की x तो ऊपर वाले की कितनी हो गई, 3x। तो रेजिस्टेंस का रेशो बताओ, आप बताओ, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और नीचे वाला रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, अगर मैं ऊपर वाले का रेजिस्टेंस मानू R1 और नीचे वाले का मानू R2 तो डेफिनेटली ये 3:1 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। समझ में आया? हाँ। अगर R2 मतलब नीचे वाले का रेजिस्टेंस मानू X तो R1 हो जाएगा 3X। समझ में आ गया? यस सर। यहां से आया I, यहां से गया I1, यहां से गया I2। अब आप मुझे I1 I2 बता सकते हो कितना जाएगा, बताओ I1 कितना होगा? 1/4i। x अपॉन 4x ऑफ I, यानी कि I/4। तो ऊपर से कितना करंट गया, I/4। तो यहां बता देता हूं, यहां से ऐसे ऊपर से जाएगा करंट I/4, ऊपर वाला ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो थोड़ा सा कम करंट जाएगा। नीचे से कितना जाएगा, 3I/4, 3i/4। ठीक है। तो नीचे से जाएगा I2 3I/4, ठीक है। तो I2 हो जाएगा 3x/4x ऑफ I, दैट इज 3I/4। ये बोर्ड में भी आ सकता है, ध्यान देना, ऐसा मत सोचना कि बोर्ड में नहीं आएगा। आर डी शर्मा में ये क्या बोलते हैं, एसएल अरोरा हो गया, फिर या प्रदीप हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव, जो भी बुक्स हो उनमें ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान देना, ठीक है। और ये जेई मेंस में भी आ रखा है और नीट में भी आ रखा है बहुत बार। अच्छा, अब मुझे करंट पता चल गया, अब तो मेरा काम खत्म ही हो गया एक तरीके से। कितनी वायर हैं बताओ जरा? 2। चार 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 चार, ढंग से देखो, ढंग से देखो, चार है। यस सर। किन की वजह से जीरो होगी सेंटर पे? ए बी और सी मतलब। एनसीडी, वाई? सर क्योंकि बिकॉज वो सेंटर के लाइन में ही। बिल्कुल लाइन पे ही आगे है ना, तो मैंने बताया था आगे और पीछे जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होती। अच्छा, अब ऊपर वाली की वजह से बताओ, जो ऊपर वाला आर्क है, अपर आर्क,
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, क्या था फॉर्मूला? अपर आर्क की वजह से क्या था? आर्क की वजह से क्या था? ये हो गया 270 यानी कि 3π/2। अगर याद है फॉर्मूला तो बता दो। म्यू नॉट I/4 म्यू नॉट I अपॉन 4πr, याद है, इनटू अल्फा। यस सर। आर्क की वजह से तो यही बताया था ना। हाँ सर। म्यू नॉट I, करंट कितना फ्लो कर रहा है ऊपर वाले में? I/4, रेडियस तो आ रही है तो 4πr, अल्फा 3π/2। अच्छा डायरेक्शन बताओ। इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन बता देता हूँ, देख लो जरा। ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है ये, ऐसे। अगर आप ढंग से देखोगे ऐसे जा रहा है, और ये पॉइंट ना इधर लाई कर रहा है, इधर ऐसे। देखो ऐसे जा रहा है, अंदर जाएगा यहाँ से। अगर ये देखोगे तो ये अंदर जा रहा है ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये अंदर जा रहा है, तो इसको मैं क्रॉस बना देता हूँ। ये है B1 की वजह से, पहले वाले अपर वाले की वजह से। तो अपर वाले की वजह से मैं निकाल रहा हूँ पहले यहाँ पे, अपर लूप की वजह से यहाँ लिख दे रहा हूँ, अपर आर्क। अगर ये ढंग से देखते हो तो कितना आता है? म्यू नॉट I 3 म्यू नॉट, कितना आ रहा है देखना जरा कैलकुलेट करके, पाई पाई कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 3 म्यू नॉट I, नीचे आ जाएगा 32R। देखना जरा सही किया है क्या? यस सर। ये आया अपर की वजह से। लोअर आर्क की वजह से देखो, अब लोअर आर्क की वजह से देखो। अगर लोअर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मानो B2, ये एंगल देखो जरा कितना है? π/2। 5/2। बहुत बढ़िया। क्या बनेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो कर रहा है? 3 माइनस 3I/4, रेडियस सेम, π/2, ठीक है। डायरेक्शन बताएगा कोई? आउटसाइड, बहुत बढ़िया। यहाँ देख लो, अगर आ रहा है तो देख लो ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, और ये क्योंकि पॉइंट ऊपर है, ठीक है। क्या थोड़ा दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना ऐसे, तो मेरे लिए वो बाहर आ रहा है, देखो ऐसे बाहर आ रहा है। आपके लिए ऐसा लगेगा सर आपके लिए अंदर जा रहा है, नहीं, ध्यान देना, इस प्लेन से बाहर आ रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। ऐसे आ रहा है ना करंट, ऐसे ऐसे होता हुआ यस ऐसे जा रहा है, तो प्लेन से बाहर आ रही है, ठीक है। आप खुद डायरेक्शन देखो, बेटर ये है कि आप खुद देखो डायरेक्शन, ठीक है। राइट एंड थंब रूल लगा के, तो ये बाहर आ रहा है आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड यानी कि ऐसे। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो पाई से पाई चले गया, मेरे ख्याल से फिर से वही आ गया, 3 म्यू नॉट I अपॉन 16R। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऊपर वाली लूप और नीचे वाली लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। बट एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है और एक की वजह से बाहर आ रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखूंगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B1 माइनस B2, and since B1 and B2 are equal, तो कितना आ गया आंसर? 0। 0 डायरेक्टली। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? उड़ा देंगे, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? साइन 0 आ गई, ठीक है। अब मैं सर आपको आपने नीचे जनरलाइज, 16 लिखा है, क्या? B2 में अच्छा डिनोमिनेटर में 16। 16 है, 4, अच्छा 32 है, 4 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। समझ में आ गया? सो 32
सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? 0। ओके, जनरलाइज कर देता हूं। जनरलाइज ये है कि कभी भी ऐसा अगर आपको दिख जाए, ऐसा मान लीजिए सर्किट दिख जाए, ठीक है, यहां से आ रहा है I1 और यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा है I, डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना यहाँ पे। अब ये सर्किट कैसा भी दिखता हो, इसके सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, हमेशा। बीच में जो जैसे ही जंक्शन आता है और जंक्शन से जैसे ही करंट डिवाइड होता है, बीच में ये जो डिवीजन हो रहा है, जब डिवीजन हो रहा है तो लूप जो है ना कैसी भी बन सकती है, जैसे स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, कैसा ही बने, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी हमेशा। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, किसी भी तरीके से कैलकुलेट करके देखो, सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगी इस केस में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस, क्लियर हुआ? यस सर। सेंटर पे याद रखना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस जो है डिसाइड करता है कि कितना करंट जाएगा। तो अगर ऊपर वाले में अगर करंट ज्यादा जा रहा है, नीचे वाले में कम जा रहा है, तो ऊपर वाले का जो अल्फा होगा, जो वो एंगल क्रिएट करेगा ना सेंटर पे, वो थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा। ऊपर वाले की लेंथ अगर ज्यादा हुई तो करंट कम जाएगा, लेकिन वो जो एंगल सस्पेंड करेगा सेंटर पे, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो करंट हो गया कम, एंगल हो गया ज्यादा, तो आई इंटू अल्फा ये कांस्टेंट रहता है ऊपर वाले लूप और नीचे वाले लूप के लिए। इस वाले लूप के लिए ध्यान देना, अगर आप ढंग से देखोगे, इस वाले लूप का, ऊपर वाले लूप का जो एंगल सस्पेंड कर रहा है वो है 3π/2 और करंट इसमें फ्लो कर रहा है I/4। बताओ कितना आ रहा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन? 3I/8 लिख रहा है। हाँ सर। वैसे नीचे वाले का देखो, 3I/4 इंटू π/2, ये भी कितना आ रहा है? 3I/8। बात समझ में आ रही है? तो जिसका जितनी ज्यादा लेंथ, ऊपर वाली लूप की लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा, बट वो जो एंगल सस्पेंड करेगा सेंटर पे, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। इन सच ए वे आई इंटू अल्फा का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों दोनों का प्रोडक्ट, करंट इंटू अल्फा जो एंगल सस्पेंड करेगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है ऊपर वाली लूप और नीचे वाली लूप के लिए। ठीक है, और रेडियस तो है ही सेम, तो इसलिए दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती है। आ गया समझ में? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखना है इस चीज को। ये भी आया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, ये सारे आए हुए हैं, तो ढंग से देखते जाओ। करंट आई फ्लोज इन एन इन्फानाइटली लॉन्ग वायर। एक इन्फानाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है विद क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ध्यान से समझना, इसका जो इस वायर का क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है? सेमी सर्कुलर रिंग जैसा है। ठीक है, देखना जरा कैसा है, बता देता हूं। आया समझ में? यस सर। ऐसा है ये। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें पूरे में करंट फ्लो कर रहा है। इमेजिन करो कि करंट कैसे जा रहा होगा। ठीक है, पूरे में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कुछ करंट यहां से जाएगा, 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 ऐसे अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर।
अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन फिर कई बार नाम आता है, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब सेम है नाम। कई बार आपको लिखा मिलेगा ऐसे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ध्यान देना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन वो भी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही मैग्नेटिक फील्ड। ये सब नाम अलग अलग हैं बट एक ही चीज पूछी गई है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इट्स एक्सिस। यहां पूछा है, यहां बताओ इसकी एक्सिस यहां कहीं होगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अब कैसे करें, ध्यान से समझना इस चीज को। आप इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको छोटे छोटे वायर्स में तोड़ो, छोटे छोटे वायर्स में ऐसे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। क्योंकि ये जो करंट है ना, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा है, पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आप ऐसे सोचोगे जैसे झाड़ू देखी आपने, झाड़ू क्या होती है, झाड़ू में एक सीख रहती है कि बहुत सारी सीख रहती है, बंडल ऑफ सीख रहती है ना। झाड़ू की जो एक वो रहती है, डंडी रहती है, उसको आप ऐसे सोचो एक वायर है, और झाड़ू किससे मिलके बनी है, बहुत सारी वायर से मिलके बनी है। वैसे ही आप ऐसे सोचो कि ये जो पूरा को पूरा वायर है, ये छोटे छोटे वायर से मिलके बना हुआ है, ऐसे बहुत छोटे छोटे वायर से मिलके बना हुआ है, और इसको इस तरीके से लगा रखा है कि सेमी सर्कल बन जाए। अब इस पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे जो वायर है उससे अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, और ये खुद वायर जो है ना बहुत लंबा है, काफी लंबा है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इन छोट अब इस पूरे वायर की वजह से आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कौन मुझे बताएगा मुझे कैसे करना चाहिए? सोच के सोच के बताओ, ये कैसा क्वेश्चन है, कभी किया होगा आपने ऐसा क्वेश्चन? सर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था आपको एक क्वेश्चन ऐसा, ऐसे ही इंटीग्रेशन वाला जैसा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इंटीग्रेशन ही करना है आपको, डेफिनेटली इंटीग्रेशन करना है। लेकिन करेंगे कैसे, तो क्या करना है आपको ध्यान से समझना। मैंने आपको याद करवाया था, आपको एक बार चीज बताई थी आपको कि जब भी आपको सेमी सर्कुलर जैसी कोई चीज दिखे तो आप कैसे तोड़ोगे, चीजों को कैसे तोड़ते थे? मुझे ये पूरी वायर छोटे छोटे, पूरी वायर जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करनी है, पूरी वायर। कैसे करते थे, किसी को याद है सेमी सर्कल को कैसे तोड़ते थे? थीटा पे जाके डी थीटा, याद है किसी को? बहुत यस। बढ़िया, थीटा पे जाके डी थीटा। ध्यान देना ये है रेडियस, अब ध्यान देना ये चीज, ये रेडियस हो गया, ठीक है, दिया हुआ है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में, कैपिटल आर। आप क्या करोगे, थीटा पे जाके, ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा की छोटा सा क्रॉस सेक्शन मानोगे ये। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एक वायर है, ये छोटा सा वायर है जो ऐसे फैला हुआ, देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे है ये अंदर की तरफ। आप ऐसे सोचो कि देख देख लो जरा, आपने ऐसे ना अरेंज करके रखा हुआ है, देखो ऐसे वायर ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है, ऐसे आप अरेंज करके रखोगे ना तो आपको सेमी सर्कुलर रिंग दिख जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वायर को अरेंज कर दो। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो पहले एक वायर तो लेने, एक वायर की वजह से तो निकालने, तो वो एक वायर कौन सा होगा, छोटा सा एलिमेंट्री वायर है ये। तो एलिमेंट्री वायर कैसे लेते हैं, ध्यान देना, सेमी सर्कुलर केस में कैसे लेते हैं मैंने पहले ही तोड़ना सिखाया था। थीटा पे जाके डी थीटा एंगल का, यहां पे ये इस लेंथ, ये जो लेंथ होगी इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, वो होगी आर डी थीटा। ठीक है, इस लेंथ का जो है आपने एक वायर लिया, ये एक वायर लिया, ठीक है।
ओके, तो आर डी थीटा। अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? ऑब्वियसली बात है, इसमें करंट अंदर भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि करंट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। इसमें करंट कितना जाएगा, कितना फ्लो कर रहा होगा, तो हम निकाल सकते हैं। देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो टोटल करंट है ये कितने से फ्लो कर रहा है, कितनी लेंथ से फ्लो कर रहा है, बताएगा कोई? 2 पाई आर। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये टोटल करंट जो है ये कितनी लेंथ से फ्लो कर रहा है, 2 पाई आर। तो 1 मीटर लेंथ से कितना फ्लो करेगा, आई अपॉन 2 पाई आर। ये चीज समझ में आई? यस सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतनी लेंथ से कितनी लेंथ, जिस जो ये वायर है, ये वाला जो वायर है, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा। तो इस आर डी थीटा से कितना करंट फ्लो करेगा? तो अगर मैं बोलूं इस आर डी थीटा से करंट फ्लो कर रहा है आई वन, तो वो करेगा आई इंटू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। जैसे यहाँ पे 1 मीटर लेंथ से, अगर आप 1 मीटर लेंथ लोगे, पूरा करंट जो है 2 पाई आर से कर रहा है, तो 1 मीटर लेंथ से कितना करेगा, आई अपॉन 2 पाई आर। तो आर डी थीटा लेंथ से कितना करेगा, तो आपका आंसर होगा आई अपॉन 2 पाई आर आर डी थीटा। आर आर कैंसिल आउट, यानी कि कितना करेगा, आई डी थीटा अपॉन 2 पाई। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इतना करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कर दे रहा है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में जो है मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये ना बस सिर्फ इतना ही मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा, इतना ही अलग से डायग्राम बनाऊंगा। ये है आपकी वायर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ, कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, आई डी थीटा अपॉन 2 पाई अंदर की तरफ। और इस छोटे से वायर की वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। कैसी वायर है ये, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर हो गया एक तरीके से। कौन मुझे बताएगा सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी? देखो करंट जा रहा है अंदर ऐसे, ठीक है, ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ऐसे, सिर्फ यही करेगा, ध्यान देना, इतना ही पार्ट, सिर्फ इतने ही पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। अगर मैं पूरा बनाता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती, सर्कुलर आती। तो कौन मुझे बताएगा यहाँ पे किस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड? आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ। नहीं आया, अच्छा। ये वायर जो है अंदर की तरफ जा रहा है, ये पूरा जो वायर है ये कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ यही वायर बताओ, सिर्फ इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, मान लीजिए इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ऐसा है और इसमें अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अपने आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही करता है ना। यस सर। डायरेक्शन देखो किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज। तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक छोटा सा वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई डी थीटा बाई 2 पाई, इससे आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, तो आप क्या बोलोगे? सर सर्कल बना लो और सर्कल के टेंजेंट बना लेते हैं, कहाँ आएगी, इस तरफ। आ गया समझ में? यस। हाँ सर। ये है आपका लूप, मतलब ये है आपका पूरा का पूरा वायर। ये एंगल था थीटा, ठीक है, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अच्छा, अब
याद करो, अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वायर यहां पे भी होगा, ऐसा ही वायर यहां पे होगा। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, वो आएगी इस तरफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अब सोचो मुझे क्या करना चाहिए, सोचो क्या करना चाहिए। ऐसी कितने वायर्स हैं आपके पास? इनफाइनाइट। इन्फानाइट वायर बन गए, और हर एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। देखो, इसकी वजह से आएगी यहाँ पे, इसकी वजह से आएगी इधर, इसकी वजह से आएगी इधर, इसकी वजह से आएगी इधर, और सबकी वजह से, सारे वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो मुझे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। लेकिन कौन मुझे बताएगा मुझे किसे इंटीग्रेट करना है, किस चीज को इंटीग्रेट करना है? ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, इसके एक्स कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वाई कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ये मैंने बताया हुआ है आपको, कब बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था। कौन कौन सा केस था वो? करंट, सॉरी, चार्ज रिंग, याद है किसी को? चार्ज रिंग की वजह से बताया था ना, चार्ज रिंग की वजह से कैसे निकाला करते थे उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया था, एक की वजह से निकालो, छोटे से एलिमेंट्री चार्ज एलिमेंट की वजह से निकालो, और उसके एक्स कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करो, वाई कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करो। क्यों करना पड़ता था ऐसा? क्योंकि उस केस डायरेक्शन। में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता था सेंटर पे, वो आता था सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हुआ करती थी। सेम चीज यहाँ पे है। इस छोटे से इन्फानाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन मैंने स्पेसिफाई कर दी, और इसका मैग्नीट्यूड भी मैं लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? क्योंकि ये एक इन्फानाइट वायर है, ध्यान देना, और इन्फानाइट वायर की वजह से जो सेंटर पे आती है वो आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। याद है ये? यस सर। इन्फानाइट वायर की वजह से r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है? इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई डी थीटा अपॉन 2π, ये हो गया आई अपॉन 2πr। समझ में आया? यस सर। ये है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब हर एक एलिमेंट, हर एक वायर की वजह से, ऐसी छोटी छोटी वायर्स की कोई भी वायर आप लो, सबका मैग्नीट्यूड तो उतना ही आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है सबकी। तो मुझे किसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? एक्स और वाई कंपोनेंट को। एक्स और वाई कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो डीबी का ये कंपोनेंट होगा डीबी एक्स, और ये कंपोनेंट होगा डीबी वाई। तो आप इंटीग्रेट करोगे एक्स कंपोनेंट को अलग, इसका एक्स कंपोनेंट डीबी का, ये डीबी एक्स कंपोनेंट ये होगा डीबी कॉस थीटा। समझ में आ गया? और ये होगा डीबी साइन थीटा। तो आप डीबी कॉस थीटा को अलग इंटीग्रेट करोगे, तो डीबी कॉस थीटा को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट पता चलेगा। ध्यान देना। सर। यस। सर वो डीबी कॉस थीटा होगा ना, वाई कंपोनेंट। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, साइन कंपोनेंट है ये, देखा नहीं। हाँ, ये कॉस कंपोनेंट है और ये है साइन कंपोनेंट। तो ध्यान देना, नेट मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा? डीबी साइन थीटा को आप अलग इंटीग्रेट करोगे, ठीक है? और y कंपोनेंट कैसे आएगा? ध्यान देना, y कंपोनेंट आएगा y कंपोनेंट आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का, जब आप इंटीग्रेट करोगे किसे? कॉस कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करोगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के एक्स एंड वाई कंपोनेंट पता चल जाएंगे आपको। ठीक है? तो एक एक करके निकालते हैं।
ठीक है, पहले मैं एक्स कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, बेटर ये एक्स कंपोनेंट निकाल लो। चलिए डीबी की वैल्यू डालिए यहाँ पे, ये डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये क्या आता है, म्यू नॉट आई डी थीटा, ये 2 पाई नीचे जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर आ जाएगा। तो ये वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट आई 4 पाई स्क्वायर आर साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, कौन मुझे बताएगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। सबसे पहला वायर बनेगा यहाँ पे, उसके लिए थीटा होगा 0, और सबसे लास्ट वाला बनेगा यहाँ पे, उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, तो 0 से पाई तक आप इंटीग्रेट कर लोगे। सबने इंटीग्रेशन कर लिया है ना सर, अभी करवा रहे हैं इंटीग्रेशन। नो सर, अभी चालू है। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई क्या होता है, माइनस कॉस। माइनस कॉस थीटा। ओके चलिए, लिमिट डालो, माइनस कॉमन आ गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई कितना, -1, -1 -1, ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 तो आंसर आपका आ गया 2 म्यू नॉट आई 4 पाई स्क्वायर आर। ठीक है, और ये 2 से 2 चले जाता है, तो आपका ये एक्स कंपोनेंट आया है नेट मैग्नेटिक फील्ड का। कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, वाई कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, वाई कंपोनेंट ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ढंग से देखोगे तो बस यहाँ पे साइन की जगह बस कॉस आ जाएगा, ये जो साइन था ना इसकी जगह बस कॉस आ जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। साइन। ओके, साइन थीटा, पहले पाई डाल लो, फिर 0 डाल लो। साइन पाई कितना होता है, 0, 0। साइन 0 0, यानी कि आंसर कितना आ गया, 0। सो वाई कंपोनेंट, नेट वाई कंपोनेंट क्या हो गया, 0। अच्छा, वाई कंपोनेंट क्यों 0 हुआ, सबके y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो मैं बता देता हूं ऐसा क्यों है, ध्यान देना, यहाँ पे बता देता हूँ, y कंपोनेंट सबके कैंसिल आउट कर जाते हैं, ऐसा क्यों है देखना जरा, ध्यान देना, ध्यान से समझना, या बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये सबसे छोटा एलिमेंट, ये एलिमेंट था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पे, ध्यान समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पे, ध्यान से समझना इस चीज को, फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पे, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पे, और इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आती, ऊपर की तरफ। ये चीज समझ में आ गई, हाँ सर। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये देखो, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को उड़ा देंगे, समझ में आया, यस सर। जो सबसे पहले वाला एलिमेंट और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, उन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को उड़ा देंगी। फिर आप बोलोगे कि सर इन दोनों के साथ क्या होगा, इन दोनों के साथ देखो क्या होगा, इस वाले की का ये वाला कंपोनेंट और इस वाले का ये वाला कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे को उड़ा देंगे,
बट इस वाले का ये वाला कंपोनेंट और इस वाले का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट उड़ रहे हैं? जितने भी मैग्नेटिक फील्ड आई, जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, उन सब की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई, उन सब के कौन से कंपोनेंट उड़ गए? वाई कंपोनेंट उड़ गए। लेकिन एक्स कंपोनेंट क्या हुए? सारे के सारे एडअप हो गए। समझ में आ गया? यस आया समझ में? तो इसलिए क्या हो रहा है, एक्स कंपोनेंट आ रहा है, एक्स कंपोनेंट है नॉन जीरो, वाई कंपोनेंट है जीरो। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। बट वाई कंपोनेंट जीरो है, तो आंसर कितना आ गया? एक्स कंपोनेंट के इक्वल ही आ गया। आ गया समझ में? और x कंपोनेंट है कितना? x कंपोनेंट है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर। और आपको यही तो निकालनी है। बताओ क्या आंसर है? ए। ए। अब ये याद रख लेना, बेटर ये है कि याद कर लो, ठीक है? क्योंकि देखो ये पूछा हुआ है और ये सिर्फ एक बार नहीं पूछा हुआ, ये कम से कम 2 बार पूछा हुआ। ये गैप गैप में पूछते रहते हैं, 3-3-4 साल के गैप में पूछते रहते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो जेई में करवाया जाता है। ठीक है, तो ए आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर। याद रखना इस चीज को, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा और सोचो, अगर मैं इसी में आपको मैं बोलूं, ध्यान से समझना, ये चीज आपको फिर से आएगी जब मैं आपको एम्पियर सर्किट एंड लॉ बताऊंगा। ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है? ये समझ गए हो गया आप? ठीक है, कौन मुझे बताएगा? अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आप ये वाली चीज मुझे बता दोगे। ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं ये है सेमी सर्कुलर, ध्यान से समझना, वायर जिसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ, बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? यहाँ पे इस तरफ। समझ में आ गया? यस सर। कितनी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर। आर क्या है? रेडियस। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इसके ऊपर मैंने एक और लूप चढ़ा दी, जिसमें अंदर की तरफ करंट जा रहा है। कहने का मतलब कि यही करंट अगर पूरी की पूरी एक हॉलो वायर में जा रहा होता, मतलब इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? टू, पूरा को पूरा, मतलब आप ऐसे सोचो कि ये एक सेमी सर्कुलर नहीं, एक सर्कुलर वायर है जिसमें पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। कौन मुझे बताएगा क्या आंसर होगा इसमें? अंदर कितनी होगी? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? एक्स कंपोनेंट भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। ध्यान से समझना, ये जो नीचे वाली वायर थी इसमें करंट जा रहा था अंदर की तरफ, इसकी वजह से आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ नीचे वाले की वजह से, ठीक है? वो आ रहा था राइट साइड में। ऊपर वाले में भी क्या हो रहा है? करंट अंदर की तरफ ही जा रहा है। तो अगर आप देखोगे ऊपर वाली की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही आएगी, लेकिन डायरेक्शन आ जाएगा इस तरफ। करके देख लेना। ये भी कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर। तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी है? 0। 0।
बात समझ में आई कि नहीं? एक दूसरे को क्या हो गई, क्या कर दिया इन दोनों ने, कैंसल आउट कर दिया। तो ये चीज याद रखनी है। ये वैसे मैं एम्पियर सर्किट लॉ से प्रूफ करवाऊंगा कि एक ऐसी वायर जिसमें करंट, एक ऐसी वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैसा, ध्यान से समझना, सर्कुलर, ठीक है, और एक रिंग जैसा वायर है वो, आप ऐसे सोचो, उसके अंदर कोई वायर नहीं है, अंदर अगर आप देखोगे अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इसका जो करंट है वो कितने से फ्लो कर रहा है, 2 पाई आर से, तो इसके अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। जैसे ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि एक स्फेयर होता है, अगर आप एक कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज देते हो तो चार्ज जो है अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, कब तक, जब तक स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? वैसे ही क्या होता है, अगर आप स्फेयर को यहां से आप क्या समझ लो, आप ऐसे सोच लो कि एक वायर है, whose cross section is circular, ये चीज याद रखनी है, ध्यान देना, whose cross section is circular and current is flowing from the periphery, अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, पूरा वो पूरा करंट पेरिफेरी से फ्लो कर रहा है। देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर इज जीरो। याद रहेगा ये? यस सर। दूसरा भी केस होगा, आप बोलोगे कि सर व्हाट हैपन कि अगर करंट जो है पूरे क्रॉस सेक्शन से करता है, इसमें तो पेरिफेरी से कर रहा है, पेरिफेरी मतलब क्योंकि इसके अंदर तो कोई वायर है ही नहीं ना, इसके अंदर तो कोई वायर नहीं है, वायर ही कैसा है, क्या बोलते हैं, रिंग के शेप में है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे सर अंदर भी अगर वायर हो और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, लेकिन इस केस में जीरो होती है, ध्यान देना, तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज जो है ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वैसे, लेकिन पूछ लिया गया, देख लो 11 AIEEE 2011 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर AOB COD, ये भी आया हुआ है देखना, AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, बना दो, देख लो, ये एक वायर हो गया, ये एक वायर हो गया, AOB COD, AOB में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, COD में कर रहा है I2। The magnetic field at a point lying at a distance d from O, ये हो गया O, ठीक है, ध्यान देना। तो आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम O इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर AOB एंड COD। कौन मुझे बताएगा ये पॉइंट है कहां पे एक्चुअली? 3D में बना लेता हूँ, बेटर ही है, 3D में बनाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखना जरा, 3D में अगर समझ में आ जाए तो देख लेना, ठीक है। ये है COD। अब बताओ ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा होगा? Z एक्सिस, बहुत बढ़िया। अगर ये X एक्सिस मान लेते हो, ठीक है, और ये Y एक्सिस मान लेते हो, तो ये जो पॉइंट है एक्चुअल में Z एक्सिस पे है, यहाँ पे, ठीक है।
अगर याद होगा तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो ये पूछा हुआ है, देख लो। ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट पे कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड और किस डायरेक्शन में आएगी। पहले तो ये बताओ कि कैसे वायर है, ये लॉन्ग वायर है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है आपको। ठीक है ना, इन वायर के बारे में सिर्फ बोला गया है वायर कैरिंग I1 I2, तो कुछ ना बोला जाए तो समझ जाना कि कैसे वायर है, इनफाइनाइट करंट। ठीक है, इनफाइनाइट कैरिंग वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू COD वायर। बताइए कितना होगा। म्यू नॉट आई अपॉन I1 अपॉन 2 पाई डी, या समझ में आया क्या। यस सर। ठीक है, चलिए डायरेक्शन कौन मुझे बता देगा। आउटसाइड द प्लेन। ढंग से देखो यार, यहाँ पे 3D में बनाया ना, आउटसाइड द प्लेन कैसे बताओगे आप। COD ऐसे आ रहा है, देखो COD ऐसे, ध्यान दो, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो बाहर की तरफ करंट आ रहा है ना। अगर आप देखोगे, आप ऐसे देखो, बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी ना, ऊपर की तरफ। यस सर। तो ऊपर की तरफ क्या, कैसे कैसे जानोगे। देखो ये हो गया आपका Z एक्सिस, ठीक है, ये हो गया X एक्सिस और ये हो गया Y एक्सिस। तो मुझे बताओ X एक्सिस ये है, ऐसे आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, यहाँ पे Y एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस। ठीक है, तो Y एक्सिस की तरफ बना लो ऐसे। ठीक है, ये आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू COD। ठीक है, टूवर्ड्स Y एक्सिस की तरफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ AOB की वजह से कितनी, म्यू नॉट I2 अपॉन, ये I2 है, सॉरी ये देखा नहीं मैंने, COD में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2। ठीक है, और AOB में I1 कर रहे हैं। सो म्यू नॉट I1 2 पाई डी, लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, तो आपको पता है क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, करंट दोनों में पता है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी पता है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है D। ठीक है, अब मुझे बताओ कि डायरेक्शन किस तरफ उसकी। तो ये देखो, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे राइट हैंड, मतलब ये ऐसे जा रहा है ना, तो अगर आप राइट हैंड की उंगलियां देखो नीचे की तरफ करते हो, तो ए पॉइंट पे, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करो कि ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड एस। अब ये कौन सी एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, तो ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया, यानी एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे एस। अगर आप ढंग से देखोगे तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप बता सकते हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, यानी कि COD का मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर AOB के मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। क्या है आंसर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, तो कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सो ऑप्शन बी बोल रहा है कोई, यस बी है, बी इज द आंसर। ठीक है, और अगर आप डायरेक्शन बोलते तो डायरेक्शन ना कहीं वाई एक्सप्लेन में होती, यहाँ पे कहीं पे ऐसे वाई एक्सप्लेन में। ठीक है, वाई एक्सप्लेन में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, ये सुपरविजन प्रिंसिपल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये दो कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो सारे पूछे हुए हैं। ये देखो ये IEEE में 2004 दो क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली, ये आप मुझे खुद ही बता दोगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर
एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस, एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कितनी दूरी पे है, एक्स 4 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है वहां पे, 54 माइक्रो टेस्ला, यानी कि 54 10⁻⁻6 टेस्ला। पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। अच्छा, किसी को याद है कितनी थी मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 NIA अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, याद है ये? यस सर। तो भाई दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं दिया नहीं है, कुछ भी 1 ले लेना। करंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा ना इसमें इंटेलिजेंटली सोचो कि आप क्या करोगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। मैं देखो अब एक चीज बताता हूँ आपको, थोड़ा ढंग से समझना है इस चीज को। म्यू नॉट, इसे काट दो पहले, तो ये गया 2 से, ठीक है, और इस एरिया को आप लिख दो पाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा लिखना। इसको पाई आर स्क्वायर लिख दो, पाई पाई उड़ गया, तो म्यू नॉट NIR स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये है एक्चुअल में 54 इंटू 10⁻⁻6। अगर आप ढंग से देखोगे तो x और r क्या है, एक दूसरे को कंपेरेबल है, तो आप ध्यान देना, निग्लेक्ट कुछ भी नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। यू कैन नॉट निग्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा, किसी को याद है मुझे क्या करना चाहिए? सेंटर पे कितनी थी, सेंटर पे कितनी होती थी, याद है किसी को कितनी थी? म्यू नॉट NI/2R, याद है ना? यस सर। तो नीचे से क्या कर लो कॉमन, नीचे से क्या कॉमन लेके आ जाओ, आर स्क्वायर कॉमन ले लो। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। म्यू नॉट NI ऊपर है, नीचे 2 भी है। अगर मैं आर स्क्वायर नीचे से कॉमन लेके आता हूं, तो मुझे पता चलता है कि जैसे ही वो बाहर आता है तो आर क्यूब रहता है यहाँ पे, और ऊपर आर स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है। यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। तो देखो मेरा काम बन गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, मुझे पता चल गया म्यू नॉट NI/2R आ चुका है, और मुझे यही निकालना है एक्चुअली। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं, यही तो मुझे निकालना है सेंटर पे। डायरेक्टली आ गया, देखो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया। अदरवाइज क्या, पहले आप क्या करोगे, अगर आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर पहले करंट निकाल लो फिर निकाल लेना। मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा काम करो ही मत, सीधा ही आ गया आपका। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 54 इंटू 10⁻⁻6, एक्स कितना दे रखा है 4, तो ये आ गया 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। जरा बताएगा कोई क्या आंसर है इसे सॉल्व करके? टू 250 डायरेक्टली आ गया। ऊपर कितना आएगा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर ऑलरेडी है, 3/2, सबकी 2 पावर कैंसिल आउट होगी, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 5 का क्यूब, नीचे आ जाएगा 3 का क्यूब, तो नीचे आ गया 27, ऊपर आ गया आपका 5 का क्यूब कितना होता है 125, हाँ 125, ये गया 2 से, ओके। तो मेरे ख्याल से क्या आ गया 250 माइक्रो टेस्ला, बहुत बढ़िया, 250 माइक्रो टेस्ला आंसर हो गया उसका, ठीक है, बहुत बढ़िया, 250 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद छोड़ दूंगा।
A long wire carries a steady current. It is bent into a circle of 1 turn, and the magnetic field at the center of the coil is L, is B. मान लीजिए वायर है, इसकी लेंथ है L. अगर याद होगा ये मैंने कराया हुआ है ऐसा ही, ठीक है. ये आपकी जो है आपने जो है एक लूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. इसमें करंट फ्लो कर रहा था, इसमें भी उतना ही करेगा I. कौन मुझे इसका रेडियस बता सकता है, कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई R, तो R हो गया L बाय 2 पाई. इसका नंबर ऑफ टर्न्स है 1, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगी वो आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 L बाय 2 पाई. म्यू नॉट I बाय 2R होता है, तो R है L बाय 2 पाई इंटू 1, ठीक है. 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई म्यू नॉट I बाय L. ये हो गया मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है. ये ऑलरेडी B दिया हुआ है. नाउ इट इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स. अब पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप. तो मैंने क्या किया है, ये जो लूप है इसको n टर्न्स दे दिए, ऐसे ऐसे n टर्न्स दिए. कौन मुझे इसका रेडियस बता सकता है? कैसे निकालेंगे? n इंटू 2 पाई R, R1, ये हो जाएगी टोटल लेंथ, ठीक है. और ये ऑलरेडी दे रखी है कितनी है, L. तो यहां से R1 निकल जाएगा L अपॉन 2 पाई n, ठीक है. तो रेडियस पता चल गया और इसकी n टर्न्स है. तो जो नई मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे वो आएगी म्यू नॉट I, करंट अभी भी उतना ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, अपॉन 2 L बाय 2 पाई n इंटू n. 2 कैंसिल आउट हो गया, n ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, पाई ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा पाई म्यू नॉट I n स्क्वायर बाय L. तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट I पाई बाय L इंटू n स्क्वायर. ये क्या था, जो पहले थी मैग्नेटिक फील्ड, पहले कितनी थी, B. तो नई मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, BN स्क्वायर. ओके. यस सर. ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है. देखो वो जो शीट है, शीट 3 सॉल्व करना, और मैं कुछ क्वेश्चंस मैग्नेटिक फील्ड के भी दे दूंगा, आज सेंड कर दूंगा, ठीक है, सुपर क्वेश्चन प्रिंसिपल के, तो वो भी सॉल्व करने हैं साथ. ठीक है, तो रोज कोशिश करो कम से कम 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने की, ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है. प्रैक्टिस जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे और क्या बोलते स्पीड भी बढ़ती जाएगी. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है. चलिए, थैंक यू.